से दूर बसे एक गांव जिसका नाम रामपुर था, वहां एक ऊंची और भव्य हवेली खड़ी थी। यह हवेली गांव के जमींदार की थी, जहां कई नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से एक था राजू। राजू एक सीधा सादा दुबला पतला व्यक्ति था जो हाल ही में हवेली में नौकरी करने आया था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। चूंकि राजू नया था, इसलिए हवेली के अधिकतर लोग उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे। एक दिन हवेली की मालकिन निर्मला देवी ने उससे बातचीत के दौरान उसके बारे में जानने की इच्छा जताई और उसका पता पूछा। तुम तो नए आए हो, तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चला। कहाँ से आए हो? तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? जी मालकिन, मैं पास के गांव से आया हूँ। यहाँ हवेली में काम करने के लिए आया था ताकि अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सकूं। तुम तो बहुत बेचारे से दिख रहे हो। पहले कहाँ काम करते थे? मालकिन, पहले गांव में छोटे मोटे काम करता था, कभी खेतों में तो कभी किसी दुकान पर, लेकिन आमदनी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। हाँ, भगवान सब देखता है। ठीक से काम करो, ईमानदारी से, तो तुम्हारी तकदीर भी चमकेगी। कोई परेशानी हो तो बताना, समझे? जी मालकिन, आपकी दया से ही सब ठीक होगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेहनती हो, लेकिन सिर्फ देखने से कुछ साबित नहीं होता। ये तुम्हारे काम से दिखना चाहिए। मालकिन, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अच्छा, यह तो वक्त बताएगा। अभी के लिए जाओ और अपना काम ठीक से करो। अगर कोई जरूरत हो तो काका से कह देना। रामपुर की हवेली में निर्मला देवी अपने पति की मृत्यु के बाद सारी जायदाद और परिवार की जिम्मेदारियों को अकेले संभाल रही थीं। उनका एकमात्र बेटा यश उनकी आंखों का तारा था। यश बचपन से ही अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझता था। माँ, आपने आज दोपहर का खाना ठीक से खाया था या नहीं? काका कह रहे थे कि आपने बस 2 रोटी खाकर छोड़ दिया। अरे बेटा, जब भूख ही नहीं थी तो जबरदस्ती कैसे खाती? माँ, ये कोई बात हुई? अगर आप ऐसे ही कम खाएंगी तो सेहत कैसे ठीक रहेगी? आपको अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना चाहिए। उम्र का ख्याल रखने के लिए तो तुम हो ना। वैसे भी घर परिवार की जिम्मेदारी, खेत खलिहान सब संभालने में अब मन ही नहीं लगता। बस तुम्हें अच्छा और सफल बनते देखना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर आप ही अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी तो मैं क्या करूं? आपने पिताजी के जाने के बाद इस पूरे घर को संभाला, अकेले इतनी बड़ी हवेली को संभालती रहीं। अब तो थोड़ा आराम कर सकती हो ना? बेटा, एक माँ के लिए आराम तब होता है जब उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जब वह अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठा ले। और मुझे खुशी है कि तुम धीरे धीरे वही कर रहे हो। माँ, मैं वादा करता हूँ कि आपके कंधों का बोझ हल्का करूंगा। अब से आपको किसी चीज की चिंता नहीं करने दूंगा। राजू पूरे दिन के काम के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ है, थकान से भरा लेकिन संतोषजनक भाव के साथ। तभी उसकी पत्नी सीता वहां आ जाती है। तो यहाँ आ गए तुम और हमें अकेले छोड़ दिया घर में। तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब रहता है ना? एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, मैंने खाना खाया भी है या नहीं। तुम्हें तो बस हवेली के काम की पड़ी रहती है। सुबह होते ही मुंह उठाया और सीधा यहाँ चले आए जैसे घर गृहस्थी की कोई फिक्र ही नहीं। अरे सीता, ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ तो काम ही करूंगा ना। यह तो मेरी जिम्मेदारी है और सुबह सुबह ही आना पड़ता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भी मजबूरी है। काम का समय तय होता है। अगर समय पर नहीं पहुँचूंगा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें अकेला छोड़ना, लेकिन क्या करूँ, यह भी तो जरूरी है। क्या सोचते थे मैं अकेली रह जाऊंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी हर हाल में। और अब मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं भी इसी हवेली में नौकरी करूंगी, वह भी तुम्हारे साथ। अकेले अकेले तुम ही क्यों सारा बोझ उठाओ? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन यहाँ तो नौकर की नौकरी है, औरतों को काम नहीं मिलता। तू यहाँ कैसे रहेगी? और अगर तू ऐसे ही चिल्लाएगी तो मेरी भी नौकरी छूट जाएगी। फिर हम खाएंगे क्या? इसके अलावा मेरे पास कोई और काम भी नहीं है सीता। मैं जैसे तैसे ये नौकरी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू यूं नाराज होकर सब मुश्किल मत बना। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी चतुर बीवी कुछ न कुछ कर ही लेगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी हवेली में नौकरी करके रहूंगी, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। बस देखना। अरे तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? और तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दे दी? मुझे इजाजत किसी ने नहीं दी है। मैं यहाँ खुद आई हूँ और मैं यहाँ काम मांगने नहीं, काम करने आई हूँ। मैं खाना बनाने आई हूँ और यकीन मानो, मैं सबसे अच्छा खाना बना सकती हूँ। अच्छा, तो तू कहती है कि सबसे अच्छा खाना बना सकती है? ठीक है, पहले मुझे बनाकर दिखा। मैं तेरे हाथ का खाना खाकर खुद तय करूंगी कि तू सच में अच्छी रसोइया है या बस बातें बनाती है।
अगर तेरा खाना वाकई स्वादिष्ट हुआ तो ही तुझे यहाँ काम मिलेगा। मालकिन के इतना कहने पर सीता तुरंत खाना बनाने में लग जाती है और निर्मला देवी भी वहीं बैठ जाती हैं, ये देखने के लिए कि वो सच में कितना अच्छा खाना बना सकती है। मालकिन, अगर आपको मेरा खाना पसंद आ जाए तो मुझे यहीं काम पर रख लीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक मौका दीजिए। तुझे बड़ा विश्वास है अपने हाथों पर, है ना? अच्छा, बना कुछ बढ़िया, लेकिन याद रख, अगर खाने में जरा भी कमी हुई तो नौकर खाने से धक्के मारकर निकाल दूंगी, समझी? अब साबित कर कि तेरा खाना सच में इतना अच्छा है जितना तू कह रही है। सीता मुस्कुराती है और बिना समय गवाए काम में लग जाती है। उसे अपने हाथों और अपने बनाए हुए खाने पर पूरा विश्वास था कि वह मालकिन को जरूर पसंद आएगा, इसलिए वह पूरे मन से खाना बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर में सीता एक शानदार थाली तैयार कर देती है। गर्मा गर्म रोटी, ताजा मटर पनीर की सब्जी और अरहर की सौंधी दाल वह थाली आदर पूर्वक निर्मला देवी के सामने रखती है। मालकिन, मेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर देखिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर सच में आपको खाना अच्छा न लगे तो आप मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत मत देना, लेकिन अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे यहाँ काम पर रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। हाँ ठीक है सीता, अगर तुम्हारा खाना मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने घर में खाना बनाने की इजाजत जरूर दूंगी, लेकिन याद रखना, यहाँ काम करना आसान नहीं है। अब देखती हूँ तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। अरे वाह सीता, तुम्हारा खाना तो वाकई बहुत बढ़िया है। खाकर तो मजा ही आ गया। तुम सच में अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन अगर तुम इस घर में काम करना चाहती हो तो सिर्फ रसोइया बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहोगी। और इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत भी करनी होगी। अब बताओ, क्या तुम इस मेहनत के लिए तैयार हो? क्या तुम दिल लगाकर काम कर सकोगी? हाँ मालकिन, मैं खूब मेहनत करूंगी और अब मैं नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं हर काम दिल से करूंगी, चाहे वह रसोई का हो या घर की सफाई का। बस आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आज से तुम इस हवेली की रसोइया हो, लेकिन याद रखना, अगर कोई गलती की तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो पिछले नौकरों की हुई थी। यहाँ काम करना आसान नहीं है सीता। अगर तुम चाहती हो कि इस घर में हमेशा के लिए काम करती रहो तो तुम्हें ध्यानपूर्वक और पूरी मेहनत से काम करना होगा। लापरवाही या कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, समझी? अब से तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि इस हवेली के हर नियम का पालन करना भी होगा। जी मालकिन, मैं ध्यानपूर्वक और मेहनत से काम करूंगी और कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी। आपको मेरी गलती की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगी। आप निश्चिंत रहिए मालकिन, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। सीता खुशी से झूमती हुई तुरंत राजू के पास आती है। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा होता है। वह उत्साह में भरकर राजू से कहती है, अरे जी, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया कि मालकिन को बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे खाना बनाने का काम दे दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी और यहीं काम करूंगी। अब हमें अलग नहीं रहना पड़ेगा और साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हमारी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो जाएगी। चलो अच्छा है, तुम्हें भी यहाँ काम मिल गया। अब तुम भी मेरे साथ रहोगी, ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। बस ध्यान रखना, यहाँ काम आसान नहीं है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रात का समय है। राजू और सीता अपने दिए हुए कमरे में बैठे हैं। हल्की रोशनी में राजू गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। सीता उसकी ओर देखती है और उसके माथे की सिलवटें देखकर समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो जरूर परेशान कर रहा है। सीता, ये हवेली सीधी सादी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े राज छुपे हैं। जितनी भव्य ये बाहर से दिखती है, अंदर उतनी ही अजीब और रहस्यमयी लगती है। हमें यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अरे बस, अब तुम चिंता करना छोड़ दो। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। कल से हमें और मेहनत करनी है। सब कुछ ठीक होगा, देखना। तुमने सुना नहीं सीता, मालकिन ने खुद कहा था कि जो गलती करता है उसकी बुरी हालत होती है। यहाँ कोई भी गलती माफ नहीं की जाती। यहाँ के नौकर बता रहे थे कि पहले भी कई लोग इस हवेली में काम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत कड़ी सजा मिली। कुछ तो अचानक गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। कोई कुछ खुलकर नहीं बोलता, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो इस हवेली में, और हमें बहुत सतर्क रहना होगा।
मुझे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन हम इस हवेली में अपनी अलग पहचान बना लेंगे। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अब तुम देखना मैं क्या क्या करती हूँ। मैंने अपनी शुरुआत ही धमाकेदार की है और आगे भी कुछ ऐसा करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। अगली सुबह हवेली में हड़कंप मचा हुआ था। निर्मला देवी की पालतू बिल्ली मृत पड़ी थी। हवेली के सारे नौकर सहमे हुए थे और निर्मला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गहरी नजरों से पूरे कमरे का मुआयना कर रही थी। तभी उसकी नजर सीता पर पड़ी, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। ये क्या हुआ? मेरी बिल्ली मर गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मालकिन, मैं नहीं जानती कि ये कैसे हुआ। तुमने दूध बनाया था, है ना? जी मालकिन। तो फिर ये दूध जहरीला कैसे हो गया? मेरी बिल्ली ने वही दूध पिया था जो मेरे लिए रखा था और अब वो मर चुकी है। अगर उसने नहीं पिया होता तो शायद मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जहर कैसे आया। मालकिन, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो बस अपना काम कर रही थी जैसा आपने कहा था। मुझे सफाई मत दो, मैं तुमसे जवाब चाहती हूँ। क्या किसी ने दूध में कुछ मिलाया था? मालकिन, जब मैंने दूध उबाला था तब उसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे आपके कमरे में रख दिया तब मैं वहाँ नहीं थी। इसका मतलब है कि कोई और इस बीच आया था, लेकिन कौन? मालकिन, मुझे खुद भी ये बात अजीब लग रही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पता लगाने की कोशिश कर सकती हूँ कि ये कैसे हुआ। तुम एक साधारण नौकरानी, तुम पता लगाओगी? जी हाँ मालकिन, मैं साधारण हो सकती हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं। मैं जानती हूँ कि इस हवेली में कुछ न कुछ गलत हो रहा है और अगर कोई आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन है। ठीक है सीता, मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम सच सामने नहीं ला पाई तो सजा सिर्फ एक होगी, इस हवेली से निकाल दिया जाना। मैं तैयार हूँ मालकिन, मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। शाम का समय था। राजू और सीता अपने कमरे में बैठे थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद दोनों थोड़ा आराम कर रहे थे, लेकिन सीता गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजू ने उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से पूछा, सीता, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो? क्या तुम यह बात मुझे बताना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं अपनी बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अरे तुम तो मेरे पति हो, मेरे भगवान के समान हो। मैं अपनी हर बात तुमसे ही तो कहूंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि ये कोई साधारण गलती नहीं थी। इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मालकिन के लिए रखा गया दूध जहरीला कैसे हो गया? और अगर वो बिल्ली उस दूध को नहीं पीती तो? सीता, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ बस काम करने आए हैं। हमें अपना काम करना चाहिए और चुपचाप रहना चाहिए। और अगर हम लोग इन बातों में उलझ गए तो हो सकता है कि जो भी यह सब कर रहा है वह हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर ले। तुम समझ नहीं रही हो सीता, यह हवेली जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अरे तुम कितने भोले हो, हमेशा डरते रहते हो। अगर हमने अभी से समझदारी नहीं दिखाई तो आगे और मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस साजिश के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता, ये कोई सोची समझी चाल है। और तुम देखना, तुम्हारी ये चतुर पत्नी उस राज को जरूर खोज निकालेगी। अरे डरना बंद करो, बस मेरा साथ दो और देखो कैसे मैं इस हवेली के छिपे हुए राज से पर्दा उठाती हूँ। राजू चुप हो जाता है, लेकिन सीता की आंखों में तेज चमक है। वह कुछ बड़ा सोच रही है, लेकिन राजू को बड़ा डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, जो राजू चाहकर भी नहीं देखना चाहता। सीता हवेली का रहस्य पता करना चाहती थी तो वह सीधे किचन की ओर चल देती है। किचन में छुपकर बैठी रहती है। उसे उम्मीद है कि जो भी साजिश कर रहा है वो फिर से कुछ करने आएगा। वहाँ एक नौकर आता है और अंधेरा ज्यादा होने पर वह सीता को नहीं देख पाता, लेकिन सीता उसके इंतजार में ही थी तो उसने उस नौकर को देख लिया। नौकर को कहीं कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था तो वह खुद से कहता है, अरे यहाँ तो इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे जैसे तैसे करके मुझे मसाले वाला डिब्बा मिल जाए तो मैं उसमें जहर मिला देता हूँ और फिर मालकिन का काम खत्म हो जाएगा। पकड़ लिया। अब बता तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? देख, तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरी सारी बातें सुन चुकी हूँ। अब सच सच बता, तू मालकिन को क्यों मारना चाहता है? अरे मैं तो यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि बिल्ली कहीं खाना खराब तो नहीं कर रही है। मैं कुछ नहीं जानता और मैं मालकिन को क्यों मारूंगा? मेरी मालकिन से क्या दुश्मनी है? झूठ मत बोल। अगर तुझे बस बिल्ली की चिंता थी तो फिर मसालों में जहर मिलाने की बात क्यों कर रहा था? मैंने अपनी कानों से सुना है। वो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बता, वरना अभी जाकर मालकिन को सब बता दूंगी। फिर जो होगा उसके लिए तैयार रह। मुझे मजबूर किया गया था। मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा था। कोई हवेली में मालकिन को मारना चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने धमकी दी थी कि मेरी जान ले लेंगे। मुझे नहीं पता कि उनके इरादे क्या हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वे बेहद खतरनाक लोग हैं। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए यह सब कर रहा था।
लेकिन मेरी मालकिन से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो उनका वफादार नौकर हूँ। पर जब अपनी जान पर बन आए तो इंसान क्या करे। मैं मजबूरी में ये सब करने को तैयार हुआ, मगर मेरा दिल अब भी यह गलत काम करने को तैयार नहीं है। सीता चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछे, बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह नौकर डर के मारे तेजी से भाग जाता है। सीता तुरंत राजू के पास जाती है और राजू से कहती है, अब मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस हवेली का सच सामने लाना ही होगा। अगर मैं इस राज को सबके सामने ला पाई तो इस घर में मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं इस साजिश को रोकूं, क्योंकि इसके पीछे मालकिन की जान को खतरा है। मुझे ये भी समझना होगा कि इस खेल में दुश्मन कौन है और कौन दोस्त। अगर मैंने जरा भी जल्दबाजी की तो हम दोनों ही मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सीता, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। हम बस नौकर हैं, हमें इन बड़े लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी ने हमें शक की नजर से देख लिया तो हमारी नौकरी भी जा सकती है और जान का खतरा भी हो सकता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कल हम भी इस साजिश का शिकार हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस हवेली में कुछ बहुत बड़ा छिपा है और जब तक मैं इसका सच सामने नहीं लाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी समझदारी पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो? डरने से कुछ नहीं होगा, हमें होशियारी से खेलना होगा। मैं बहुत सोच समझकर ही कदम उठाऊंगी, तुम बस मेरा साथ देना। अगले दिन सुबह होती है, लेकिन सीता किसी को कोई बात नहीं बताती। वह तो अकेले उस राज को पता करने की कोशिश कर रही थी और अब वह रात होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो शख्स मालकिन को मारना चाहता था वह रात में ही साजिश करेगा। रात होते ही दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं। तभी राजू आश्चर्य से सीता से कहता है, सीता, ये सब छोड़ दो। अगर मालकिन को पता चला कि हम इस साजिश में दखल दे रहे हैं तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। और यह नौकरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ा काम ही करना पड़ता है। अगर हमारी यहाँ नौकरी छूट गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ से निकाल दिया गया तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं होगा। अरे मेरे भोले पतिदेव जी, अगर हम अभी सतर्क नहीं हुए तो कल हमारी जान भी जा सकती है। मैं इस हवेली के हर कोने पर नजर रखूंगी और अगर इसका रहस्य मुझे पता चल गया तो देखना मालकिन हम पर कितना गर्व करेंगी। ये सिर्फ हमारी नौकरी का सवाल नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। मैं इस हवेली में सिर्फ एक नौकरानी नहीं हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं अपनी मालकिन को भगवान मानती हूँ और मैं उनकी रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन सीता, तुम एक बात बताओ, कल वह नौकर तुम्हारे पास से क्यों भाग गया था? क्या उसे भी कोई डरा रहा है या फिर वह खुद किसी बड़े राज का हिस्सा है? यही तो पता करना है। हवेली में कोई ऐसा है दिख नहीं रहा और उसका यूं अचानक भाग जाना कोई आम बात नहीं थी। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हमें जल्दबाजी नहीं करनी बल्कि समझदारी से काम लेना है। हवेली में कोई छुपकर खेल खेल रहा है और अब मुझे उस पर नजर रखनी होगी। अगर मैंने सही वक्त पर सही कदम उठाया तो सच सामने आ ही जाएगा। राजू को सीता की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह चुप रहना ही बेहतर समझता है। अगले दिन सुबह होते ही सीता को एक गुप्त कमरे के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत उस कमरे की ओर जाती है। सीता जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचती है उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हमें जल्द ही अपना काम पूरा करना होगा वरना सब चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ, अब और देर नहीं कर सकते। मालकिन को शक होने लगा है और अगर उन्होंने कुछ समझ लिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसा हमने प्लान किया है। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर किसी ने हमें देख लिया या हमारी बातें सुन ली तो हमारी साजिश का भांडाफोड़ हो सकता है। हाँ, खासकर वो नई नौकरानी सीता। मैंने कल उसे किचन में कुछ खोजबीन करते देखा था। मुझे शक है कि वो कुछ जानने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो हमें उसे भी रास्ते से हटाना होगा, वरना वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। सीता के होश उड़ जाते हैं और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन आवाजें हल्की होने लगती हैं। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन साजिश रचने वाले लोग उसकी ओर पीठ किए हुए थे, जिससे वह उनका चेहरा नहीं देख पाती। अरे जी, मैं इस हवेली का सबसे बड़ा राज जान चुकी हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और इसे रोकना ही होगा। मैं इस राज को सबके सामने लाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अरे, इस हवेली का तुमने कौन सा राज जान लिया है जो इतनी खुश हो और उसे सबके सामने लाने की बात कर रही हो? हवेली पर किसी और की नजर है। कोई है जो मालकिन को मारना चाहता है और पूरी हवेली पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने खुद सुना कि वे अपनी साजिश को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहते हैं। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सीता। अगर यह सच में कोई बड़ी साजिश है तो हमें बहुत संभल कर चलना होगा। सीता, मुझे तो अब इस हवेली में रहना ही खतरनाक लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमें भी इस साजिश में फंसा दिया जाए। अब हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा।
हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर हम सही समय पर मालकिन को आगाह कर पाए तो हम उनकी जान भी बचा सकते हैं और इस हवेली को भी किसी गलत इंसान के हाथों में जाने से रोक सकते हैं। ये सिर्फ मालकिन की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस हवेली के साथ कोई अन्याय न हो। और इस काम में चाहे जितना भी खतरा हो, लेकिन मैं उस खतरे को जरूर उठाऊंगी, क्योंकि सच को सामने लाने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना पड़ता है। अब हमें बिना समय गवाए चालाकी और धैर्य के साथ इस गुत्थी को सुलझाना होगा। राजू को अभी डर लग रहा था, लेकिन सीता के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा हिम्मत दी। अब सीता को साजिश करने वालों की असली पहचान जाननी थी। रात के समय सीता फिर से उसी गुप्त दरवाजे के पास जाती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। राजू भी उसके साथ होता है। वे दोनों दरवाजे की छोटी दरार से अंदर झांकते हैं। अंदर 2 लोग खड़े हैं। जैसे ही वे अपने चेहरे घुमाते हैं, निर्मला का बेटा यश पुराने नौकर के साथ बात कर रहा होता है। काम जल्दी करना होगा, अगर ज्यादा देर हुई तो हमारी साजिश किसी के कानों तक पहुंच सकती है। मैं तो कब से कह रहा था कि उस बुढ़िया को रास्ते से हटा दो, लेकिन तुमने ही बार बार इंतजार करने को कहा। अब और देर नहीं कर सकते, हमें जल्द ही अपना अगला कदम उठाना होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सारा खेल बिगड़ सकता है। पहले हमें पक्का करना होगा कि कोई हमारी साजिश के बारे में जान तो नहीं गया। हाँ, यह तो सही कह रहे हो, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि वह बूढ़ी अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, ताकि कोई हम पर शक न करे। ये मामला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। हमें बहुत सतर्क रहना होगा और बिना कोई गलती किए सही समय पर सही कदम उठाना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो न सिर्फ हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि मालकिन को भी बचा नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। अगर हम डरकर पीछे हट गए तो ये लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि ये खुद ही उसमें फंस जाएं और हमें कोई सीधा खतरा भी ना हो। लेकिन हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, ताकि हमारी कोई गलती हमें ही मुश्किल में न डाल दे। अगर हम सही समय पर सही चाल चले तो न सिर्फ हम मालकिन की जान बचा सकते हैं, बल्कि इस हवेली को भी गलत हाथों में जाने से रोक सकते हैं। लेकिन कैसे सीता? ये लोग हमसे ज्यादा चालाक और ताकतवर हैं। अगर हमने जरा सी भी गलती की तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये लोग हमारी चाल में आसानी से फंस जाएं और हम पर कोई सीधा शक भी न करें? अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, वरना हम खुद ही मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये लोग छुपकर वार करने की सोच रहे हैं तो हमें इन्हें खुले में लाना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है इनकी साजिश को खुद उनके सामने उजागर करना। यानी ये सारी सच्चाई मालकिन को पता होनी चाहिए और उनकी ये साजिश उनके ही सामने बेनकाब होनी चाहिए। लेकिन हमें ये बहुत ही सावधानी से करना होगा, ताकि ये लोग हमें बीच में ही न रोक सकें। राजू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चतुराई पर पूरा भरोसा होता है। उसे यकीन था कि सीता जो भी कर रही है उसमें जरूर कोई न कोई बड़ी योजना होगी, क्योंकि जब से वह इस हवेली में आई है तब से उसने न जाने कितने रहस्य खोल दिए हैं। अभी तक वह सारे रहस्य मालकिन तक नहीं पहुँचे थे। अगले दिन सुबह होते ही सीता सबसे पहले मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये आपकी जान से जुड़ा हुआ मामला है। क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मालकिन, आपकी हवेली पर कोई और कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जान को भी खतरा है। क्या बकवास कर रही हो सीता? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, कोई इस पर कैसे कब्जा कर सकता है? मालकिन, मुझे पता है कि यह सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। यह तो बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम, लेकिन कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आज और अभी आपको वो सब दिखा सकती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा और मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो इसका अंजाम तुम खुद जानती हो। मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ मालकिन, बस एक बार मेरे साथ चलिए, फिर आप खुद देख लेंगी कि आपके अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं। देखो रामू, आज का यह दिन आखिरी है और आज की यह रात आखिरी है। अगर आज उस बुढ़िया का काम खत्म कर दिया तो समझो इस हवेली पर मेरा ही राज होगा। बस हमें बिना कोई गलती किए अपना काम पूरा करना है, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना हमें खुद मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? आज तो सब मेरे हाथ में है, क्योंकि आज मैं मालकिन को जहर खिलाकर ही मानूंगा। बस एक बार वो खाना खा लें, उसके बाद ये हवेली हमारी होगी। फिर न कोई हमें रोक पाएगा और न ही कोई सवाल पूछने वाला बचेगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर निर्मला को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह सीता से कहती है,
सीता तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मुझे यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरा अपना ही बेटा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, जिसे मैंने इतने प्यार से पाला वही मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? यश, ये सब क्या कर रहे थे तुम? मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, और तुमने मेरे ही खिलाफ साजिश कर डाली। माँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। माफी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यश। जिस जायदाद के लिए तुमने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की, आज से तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ और इस घर से भी निकाल रही हूँ। अब तुम्हारा इस हवेली से कोई रिश्ता नहीं। माँ, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे गलती सुधारने का एक मौका तो दो। काश ये सब करने से पहले तुमने भी यही सोचा होता। अब बहुत देर हो चुकी है यश, आज से मेरे लिए तुम मर चुके हो। निर्मला देवी सभी नौकरों और हवेली के लोगों को बड़े हॉल में इकट्ठा करती हैं। आज मैं सबके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रही हूँ जिसे जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। हवेली के जिस बेटे को मैंने अपने खून पसीने से पाला, जिसने मेरी गोद में खेलकर बड़े बड़े सपने देखे, उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मेरा अपना ही बेटा और उसके साथी इस हवेली पर कब्जा करना चाहते थे, मेरी जान लेना चाहते थे। लेकिन इनकी ये साजिश सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस हवेली में एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस राज को उजागर किया। वो लड़की है सीता। अगर आज सीता न होती तो शायद मैं जिंदा न होती। उसने न सिर्फ हवेली को बचाया बल्कि मेरी जान भी बचाई। सीता, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। आज से सीता सिर्फ इस हवेली की सेविका नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी है, और मेरा आशीर्वाद हमेशा इस पर रहेगा। और मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे बाद इस हवेली का एकमात्र उत्तराधिकारी सीता होगी, क्योंकि जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मेरी सच्ची सेवा की, वही इस हवेली का असली हकदार है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।